हेलो साथियों, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और मैंने पिछले वीडियो बताने का प्रयास किया था मुगल काल के अंतिम जो शासक जो थे औरंगजेब के बारे में। अब एक बहुत बड़ी एक प्रश्न आती है कि मुगल साम्राज्य का पतन का क्या कारण था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को समझने का आज प्रयास करेंगे, वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन यानी डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर कैसे हुआ था। यानी मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में हम देखते हैं इतिहासकारों के बीच काफी विवाद है और विवाद रहा है, क्योंकि विभिन्न इतिहासकारों इसके पतन के विभिन्न अपनी अपनी व्याख्या प्रस्तुत किए हैं। जहां कुछ इतिहासकारों ने जो है हिंदू मुस्लिम तनाव को इसके पतन का मुख्य कारण मानते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ इतिहासकार जो है जागीरदारी संकट को मानते हैं इस समय का। कुछ विद्वान तो कृषि संकट को भी इसका जो है कारण मानते हैं, और कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि सांस्कृतिक पतन जो है इसका कारण माना है। तो कुछ विद्वानों ने जहां मुगलों की जो चारित्रिक पतन जैसे कारकों का भी माना है कुछ इतिहासकार, कुछ विद्वान, वहीं विद्वान कुछ दूसरी ओर कहते हैं कि उभरती क्षेत्रीय शक्तियों का कारण मानते हैं। तो अगर हम इस तरह से देखा जाए तो अंतर तथ्यों का नहीं बल्कि विभिन्न दृष्टिकोणों का है, और दृष्टिकोणों को समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से दृष्टिकोण है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम तनाव। हिंदू मुस्लिम तनाव को जो है औरंगजेब को मुख्य दोषी माना है, इसी को मुख्य कारण माना है कि औरंगजेब ही जो है हिंदू मुस्लिम तनाव था, और इसी को दोषी माना औरंगजेब को। औरंगजेब क्या था? एक कट्टर धार्मिक व्यक्ति था, जिसने धर्म के आधार पर जो है कुलीनों एवं अधिकारियों के साथ भेदभाव अपनाया। इस नीति के कारण कुलीनों में गहरा असंतोष फैला। औरंगजेब को जो है विभिन्न विद्रोह का यानी विद्रोह की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा, जैसे जाट विद्रोह, सिख विद्रोह, सतनामी विद्रोह, राजपूत विद्रोह, मराठा विद्रोह, इस तरह इत्यादि। तो इस तरह से देखें कि ये सब जितने भी सब विद्रोह है तो हिंदू मुस्लिम तनाव का एक मुख्य कारण मानते हैं। दूसरा हम देखते हैं इसका कारण जो है, जो हमारा दृष्टिकोण है वह है जागीरदारी संकट। ये जागीरदारी संकट जो है सतीश चंद्र जो का मानना है, इतिहासकार का इनका मानना है कि जागीरदार ही जो है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र में थे, क्योंकि जागीरदार क्या थे कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के केंद्र में थे, और इसीलिए इसमें संकट का आने के साथ ही जब संकट आया तो मुगल प्रशासनिक ढांचा जो दयनीय है या चरमरा गया। जब संकट आया तो कृषि संकट में, जागीरदारी संकट में, तो यह जो है प्रशासनिक जो मुगल जो प्रशासनिक जो स्ट्रक्चर है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वह क्या हो गया? चरमरा गई और साम्राज्य का पतन की ओर अग्रसर हो गया। ये दूसरा हमारा ये दृष्टिकोण था। अगला हम देखते हैं दृष्टिकोण की मनसबदारों की संख्या में वृद्धि। ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें आर्थर अली महोदय का कहना है, क्या कहना है? इन्होंने कहा कि औरंगजेब के शासन काल में दक्कन विशेषकर यानी दक्कन यानी दक्षिण में विशेषकर मराठी मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। यानी उसके समय में मनसबदारों की संख्या या जागीरों की संख्या सबसे अधिक हुई थी, जबकि उसी तेजी से भूमि का विस्तार नहीं हुआ। जितनी तेजी से हमारा जो है मनसबदारों की संख्या बढ़ती गई, उसी तेजी से जो है वह विस्तार यानी भूमि का विस्तार नहीं हुआ, जिससे क्या हुआ कि जागीर पाने के लिए एक प्रकार से होड़ सी लग गई। यानी जागीर को पाने के लिए यानी औरंगजेब के समय में काफी जागीरदारी जो है होड़ लग गई जागीर पाने के लिए, और इस समय जागीरदारी जो है काफी देने भी लगी थी। तो इसी होड़ के कारण जो है जागीरदारी संकट पैदा किया था। तो मनसबदारों की संख्या वृद्धि हुई तो जागीरदारों की संख्या बढ़ी और जागीरदारी संकट भी पैदा हुआ। अगला हम देखते हैं कृषि संकट। ये हमारा जो दृष्टिकोण है, इरफान हबीब महोदय का कहना है, इतिहासकार जो इरफान हबीब है, उनका कहना क्या है कि कृषि संकट को ही जिम्मेवार ठहराया है। यानी सबसे बड़ा यानी मुगल साम्राज्य का पतन का कारण क्या है कि कृषि संकट है। इरफान हबीब ने यही कहा और इसके लिए जिम्मेदार ठहराया इसी कृषि संकट। तो मुगलों द्वारा राजस्व की वसूली व्यवस्था में दोष थी। कहना था कि हमारा जो मुगल जो राजस्व व्यवस्था जो बनाया था राजस्व वसूली का, उसमें व्यवस्था में बहुत सारा अंतर्निहित दोष था, इसीलिए जो है कृषि संकट को मानता है। अगला एक और मानता है
दृष्टिकोण कि दक्कन और मराठों के मामले में मुगलों का उलझना, यानी मराठों से और दक्षिण में मुगलों का जो उलझना, क्योंकि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये सब जो हमारा जो दक्कन में जो मुख्य राज्य जो था, और मराठों से जो मुगलों ने बार बार जो है उलझने की कोशिश किया, उलझा, इसका एक कारण मानता है जे महोदय का कहना है कि मराठों और ये दक्षिणी से जो उलझना सबसे बड़ा कारण मुगल साम्राज्य का पतन है। तो दक्कन में मुगलों के निरंतर उलझे रहने के कारण, क्योंकि हमारा जो है अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, यानी बार बार, यानी दक्कन में, दक्षिण भारत में निरंतर उलझे रहने के कारण, जहां एक और उन्हें निरंतर सैन्य अभियानों में उलझने रहना पड़ा, वहीं दूसरी ओर इससे मुगल खजाने पर भी भारी भार पड़ा। यानी इस तरह से खजाना भी खाली पड़ा, क्योंकि विभिन्न विद्रोहों का, जिस तरह से हमारा जाट विद्रोह, सिख, सतनामी, राजपूत और मराठा विद्रोह दक्षिण में जो लड़ाई हुई, साथ साथ में वहां से साथ साथ दक्षिण में जो लड़ाई हुई, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सब जितने भी साम्राज्य था, तो राज्यों से लड़ाई होते रहा बराबर निरंतर। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है कि मुगल खजाने पर काफी भार पड़ा, क्योंकि वहां पर भी खर्च होते थे, सैन्य खर्च से लेकर हर चीज खर्च होती थी। इसीलिए जो है मुगल साम्राज्य का पतन का कारण मराठों और दक्कनों के मामलों में मुगलों को उलझना जे महोदय का कहना है। अगला हम देखते हैं कि इसमें क्षेत्रीय राज्यों का उदय, क्षेत्रीय राज्यों का उदय के बारे में जो है मुजफ्फर आलम और जो है चेतन सिंह का कहना है कि ये क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि इस समय जो है क्षेत्रीय राज्य जो था मुख्य रूप से 3 प्रकार के थे। अब कौन कौन से 3 प्रकार थे और देखते हैं। पहला था, मुगलों के तर्ज पर ही मुगलों के नियंत्रण में एक स्वायत्त राज्य का रूप ले रहा था। यानी मुगल जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था था, जिस तरह से व्यवस्था, उसी व्यवस्था के अनुसार जो है कुछ ऐसा राज्य रूप ले रहा था स्वायत्त अपने आप को, जैसे अवध में जो है, दूसरा है बंगाल में, और हैदराबाद। ये 3 ऐसे थे जो मुगलों की यानी तर्ज पर ही अपने नियंत्रण में स्वायत्त सत्ता का रूप, यानी राज्य का रूप ले रहा था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देखें, अगला हम देखते हैं कि दूसरा जो है मुगल सत्ता का विरोध कर अपने को स्थापित करता, मुगल साम्राज्य को जो है क्या करता, मुगल सत्ता को विरोध करके अपनी सत्ता स्वतंत्र हो रहा था। वह था हमारा मराठा, पंजाब और जाट राज्य। ये ऐसे 3 राज्य था जो स्थापित कर रहा था अपने आप को। तीसरा जो है अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी, जैसे मैसूर अपनी स्वतंत्र सत्ता अपनाई थी, हैदर अली जो थे, टीपू सुल्तान। उसी तरह राजपूत राज्य में बहुत सारे ऐसे राज्य थे, केरल में। तो इस तरह से देखा जाए तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय जो है का एक मुख्य कारण भी माना जाता है मुगल साम्राज्य के पतन में। एक और हम देखते हैं कि नया दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि नया दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, यानी नया जो है दृष्टिकोण, नया दृष्टिकोण के अनुसार हम देखते हैं कि क्या होनी चाहिए। क्योंकि एम आर्थर अली मानना है, यानी एम आर्थर अली महोदय का यही मानना है कि 18वीं सदी में जो है सिर्फ मुगल साम्राज्य का पतन ही नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ साथ एशिया के 3 बड़े राज्य, यानी एशिया के 3 जो है बड़े साम्राज्य, एशिया के 3 बड़े साम्राज्य का जो है ये पतन हुआ था एक साथ। तुर्की के जो है हम सबसे पहले देखते हैं, तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य, और ईरान के, इसके साथ साथ हम देखते हैं इसके समय में, इसी समय ईरान के सफवी वंश का भी, ईरान का सफवी वंश का भी पतन हुआ। और इसके साथ साथ एक और पतन हुआ उज्बेकिस्तान का भी, यानी उज्बेकिस्तान ये जो है उज्बेक वंश। तो ये 3 जो है हमारा, ये पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा जो है मुगल साम्राज्य, ये 4 ऐसे जो है का जो है इस समय पतन हुआ था। एम आर्थर अली महोदय का यही कहना है कि एशिया के 3 बड़े मुस्लिम साम्राज्यों का एक साथ पतन हुआ था। स्पष्ट तौर पर हम कह सकते हैं कि इन 4 साम्राज्यों के पतन का कुछ तो मौलिक कारण होंगे जरूर, क्योंकि सभी के समान रूप से इसे लागू जरूर हुए होंगे। उन्होंने
यह भी प्रतिपादित किया था कि इस साम्राज्यों का पतन का कारण क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला होना चाहिए सांस्कृतिक पतन। क्या था? सांस्कृतिक पतन। ये सांस्कृतिक पतन जो है पहला ये कारण माना, ये जरूर हुआ होगा। विशेष रूप से हम देखते हैं दूसरा जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष रूप से। तो ये कहा कि इसके साथ साथ जो समान रूप से जो पतन हुआ उसका एक सांस्कृतिक पतन जरूर हुआ होगा। विशेष रूप से हम देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी जो है, क्योंकि हम यह देखते हैं कि उत्पादन प्रणाली में कोई मूलभूत अंतर नहीं लाया गया। इनकी उत्पादन प्रणाली जो देखते हैं कि जहां सामंतवादी उत्पादन प्रणाली ही थी उस समय, मुगल साम्राज्य उस समय क्या था? सामंतवादी उत्पादन प्रणाली थी। वहीं हम देखते हैं उभरती पश्चिमी शक्तियों में देखते हैं कि पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली प्रचलित हो चुकी थी। यानी पश्चिमी देशों में हम पूंजीवादी जो है ये उत्पादन प्रणाली प्रचलित हो चुकी थी। और यहाँ हम देखते हैं कि नए संगठनों के साथ साथ हम देखते हैं कि संस्थानों के विकास पर भी बल दिया गया। तो इस तरह से नए नए संगठन और संस्थाओं में जो है जो विकास की जो प्रक्रिया थी यहाँ भारत में या इन क्षेत्रों में जो है लागू नहीं रहा, यानी इस पर बल नहीं दिया गया। परंपरागत रूप से सैन्य पद्धति पर ही जारी रहा। हम देखते हैं कि मुगल शक्तियां जितनी थी मुख्य रूप से देखते हैं कि क्या थी, मुख्यतः स्थल शक्तियां ही थी। और जबकि हम देखते हैं कि भविष्य में जो है बाद में शक्ति यानी नौसैनिक शक्ति पर ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी है कि नौसेना यानी नौसैनिक जो शक्ति है, नौसैनिक शक्ति, तो नौसैनिक जो सेना पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और जिसके कारण तो देखते हैं कि मुगल जो सैन्य पद्धति थी एक अन्य कमजोरी यह भी थी, इसकी कमी की क्या थी, वजह था क्या था? यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के पास क्या था? प्रभावी नियंत्रण था और उस व्यवस्था जैसा नहीं रख पाया। यानी नौसेना, क्योंकि इस समय देखते हैं कि हमारा विश्व में उस समय देखा जाए औद्योगिक क्रांति से लेकर जो है विश्व में उभरती हुई जो है आगे बढ़ती जा रही थी, सांस्कृतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही थी। क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के समय में देखते हैं कि अंत में देखते हैं कि अंग्रेजों ने नौसैनिक शक्ति का जो है काफी उस पर पकड़ बनाया हुआ था, जिस कारण से अंग्रेजों ने जो है भारत को जो है उपनिवेश बनाने का एक बहुत बड़ा कारण था नौसैनिक शक्ति। ब्रिटेन का नौसैनिक शक्ति जो है पूरे विश्व में जो है उपनिवेश बनाने का प्रयास किया था। तो ये इस तरह से कमजोरी थी। तो इसके लिए हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन के कारण जो है ये भी एक नया दृष्टिकोण से हम देखते हैं। और इस तरह से देखते हैं कि जो जितने भी ये सब सारे हैं सभी जो है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण के बारे में, इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। तो अगर हम देखा जाए तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण में कि तथ्यों को यानी इन दृष्टिकोणों को जरूर देखें और देख करके नए दृष्टिकोण के अपने रूप में भी आप जो है इसको आप लिख सकते हैं। आप अच्छे तरह से इसका नोट्स बनाकर अपना भी एक दे सकते हैं। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं।